हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत ही इलेबोरेटिव मैनर में बहुत ही अच्छे तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम लोग को ये जानना है कि व्हाट इज फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, कैसे कमिट होता है। तो फ्रॉड सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन है, जो कि कहता है फ्रॉड मीन्स any and includes any of the following acts committed by a party to a contract। अगर कोई भी पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है वो कोई एक्ट कमिट करती है और with his connivance by or by his agent with intent to deceive another party thereto of his agent or to induce him to enter into a contract। मीन्स अगर कोई भी पार्टी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है विथ नॉलेज या फिर किसी से मिली भगत से, वो नॉलेज से अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पार्टी एंटर करती है या उस पार्टी का एजेंट जो प्रिंसिपल है उसका कोई एजेंट है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है इस इंटेंट से। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये देखा था कि मिस रिप्रेजेंटेशन में लैक ऑफ इंटेंशन था, वहां पे इंटेंशन नहीं था। लेकिन फ्रॉड में किसका प्रेजेंस है, इंटेंशन का प्रेजेंस है। ठीक है, बाकी एक्ट कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि मिस रिप्रेजेंटेशन में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन का प्रेजेंस है विथ इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी। उसका इंटेंशन ये है कि वो दूसरी पार्टी को डिसीव करना चाह रहा है या उसके एजेंट को डिसीव करना चाह रहा है, इंड्यूस करना चाह रहा है जिससे कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, तो उसे माना जाएगा कि उसने फ्रॉड कमिट किया है। अब एक्ट क्या हो रहा है, कौन सा एक्ट वो कर रहा है जिससे किसी का विथ इंटेंशन, इंटेंशन के साथ वो कौन सा एक्ट कर रहा है जिससे कोई व्यक्ति इंड्यूस हो जा रहा है या डिसीव हो जा रहा है या किसी व्यक्ति का जो एजेंट है वो डिसीव हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है। तो द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू बाई वन हु डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू। ठीक है, वो ये बात बता रहा है जिसको वो जानता है कि ये सत्य नहीं है, ये जानते हुए भी वो किसी को इस बात पे बिलीव करा दे रहा है कि ये सही बात है। वो इस बात पे बिलीव करा रहा है कि ये सही बात है, लेकिन वो जान रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है ताकि कोई जो सामने वाला व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। सेकेंड कह रहा है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। वो छुपा रहा है। देखिए हम लोगों ने दो बात जाना, इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो दे रहा है फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, वो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है। सेकेंड, वो क्या कर रहा है, कंसील कर रहा है, बातों को छुपा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है। एक्टिव कंसीलमेंट, नॉट ओनली कंसीलमेंट, इट इज टॉकिंग अबाउट एन एक्टिव कंसीलमेंट। थर्ड है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मीन्स अगर वो कोई प्रॉमिस ऐसा करता है जिसका पहले से ही उसका इंटेंशन है कि मैं इसे परफॉर्म नहीं करूंगा। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था इन मिस रिप्रेजेंटेशन कि अगर व्यक्ति का इंटेंशन था परफॉर्म करने का, बाद में अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो हम उसे मानेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। में एक एग्जाम्पल में हम लोगों ने इस टॉपिक को समझा था। लेकिन यहाँ पे ये जो व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है उसका पहले से ही इंटेंशन नहीं था कि हम इसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसका इंटेंशन था कि हम इसे परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, उसका इंटेंशन नहीं था कि इसे परफॉर्म करने का, फिर भी वो किसी को भी कोई प्रॉमिस करता है। और फोर्थ कह रहा है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या कोई भी एक्ट करता है जिससे सामने वाला डिसीव हो, जिससे सामने वाला डिसीव हो। बेसिकली डिसीव का मतलब होता है बहकाना, फुसलाना, धोखा देना, है ना, धोखा देना, बहला देना किसी को। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्ट करना जिससे सामने वाला को धोखा हो जाए, जो सत्य है उसको छुपा लेना या झूठी बात बताना, या पहले से ही इंटेंशन था कि हम ये काम नहीं करेंगे फिर भी किसी प्रॉमिस में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, किसी को कोई प्रॉमिस करना, धोखा देना। या पांचवा कह रहा है एनी सच एक्ट, ऐसा कोई भी एक्ट, या ओमिशन भी है,
एक्ट के साथ-साथ हम लोग जनरली अगर आईपीसी भी आप देखेंगे या बीएनएस भी देखेंगे, उसमें हर जगह एक्ट और ओमिशन साथ में ही पढ़ा जाता है, ठीक है? कोई एक्ट करना या ओमिशन करना उस एक्ट कि उस एक्ट को परफॉर्म नहीं करना। ओमिशन मीन्स होता है कि उस एक्ट को परफॉर्म नहीं करना एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉड्यूलेंट, जिसे लॉ ने कहा है कि अगर ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई ओमिशन कोई व्यक्ति करता है तो उसे माना जाएगा कि वो फ्रॉड्यूलेंट है, ठीक है? वो एक्ट क्या है? फ्रॉड्यूलेंट है। अगर लॉ ने पहले से ही बता के रखा है, उसके बाद भी कोई व्यक्ति जो है उस एक्ट को कमिट करता है या ओमिट करता है तो उसे माना जाएगा फ्रॉड, ठीक है? तो हम लोगों ने देखा 5 चीजें, अगर ये 5 चीजों का प्रेजेंस है किसी भी चीज में विथ इंटेंशन, हाँ, इन 5 चीजों में क्या होना चाहिए? इंटेंशन का प्रेजेंस होना चाहिए। अगर ये जो 5 थिंग्स हो रही हैं विथ द प्रेजेंस ऑफ इंटेंशन तो माना जाएगा दैट इज अ फ्रॉड। लाइक अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, जानते हुए भी, सत्य को जानते हुए भी झूठी बातें फैला रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है, जानबूझ के किसी चीज को छुपा रहा है, उसका इंटेंशन था कि वो कभी परफॉर्म नहीं करेगा इस एक्ट को, इस कार्य को या उस कॉन्ट्रैक्ट को, फिर भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, इंटेंशन के साथ एंटर करता है कि मैं इसे परफॉर्म नहीं करूंगा, तो भी उसे फ्रॉड माना जाएगा। किसी व्यक्ति को धोखा देता है या कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जो कि लॉ ने पहले से ही डिक्लेयर करके रखा है कि ये फ्रॉड्यूलेंट है, तो उसे माना जाएगा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है? फ्रॉड कमिट कर रहा है अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन फ्रॉड का। ये कहता है मेयर साइलेंस, यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति चुप भी है फैक्ट को जानते हुए भी, as to fact likely to affect the willingness of the person to enter into contract is not fraud। देखिए यहाँ पे ये माना जा रहा है अगर कोई व्यक्ति चुप है तो उसे फ्रॉड नहीं माना जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति चुप है तो उसे फ्रॉड नहीं माना जा रहा है, इवन इवन वो चीजें इफेक्ट कर रही हैं किसी की विलिंगनेस पर, इवन आपकी चुप्पी किसी की विलिंगनेस पर इफेक्ट डाल रही है तो भी उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेकिन बट इस एक्सप्लेनेशन का ये एक्सेप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है थोड़ा, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। ये क्या कहता है एक्सेप्शन? अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट, अब उस केस का सर्कमस्टांसेस इस तरह से है, रिगार्ड बीइंग हैड टू देम इट इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक और अनलेस हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। मींस अगर किसी व्यक्ति की ये ड्यूटी थी, अगर किसी पर्सन की ये ड्यूटी थी कि आपको इस बारे में सामने वाले पर्सन को इन्फॉर्म करना था, अगर आपकी ये ड्यूटी थी, इसके बाद भी आप चुप्पी लगाए रखते हैं और वो व्यक्ति का विलिंगनेस हो जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, उस व्यक्ति का विलिंगनेस इफेक्ट होता है आपकी चुप्पी से और आपकी ड्यूटी थी उस बात को बताना, तो ये माना जाएगा फ्रॉड। देखिए जो इसका एक्सप्लेनेशन है फ्रॉड का, ये 2 तरह की बातें कर रहा है। हम आपको फिर से बताते हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो 2 तरह की बातें करता है। एक बात तो ये कहता है कि अगर आप चुप हैं, इवन आपके चुप रहने पर अगर किसी व्यक्ति का जो विलिंगनेस है, इच्छा है, वो इफेक्ट भी हो रही है, तो भी उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी ये ड्यूटी थी कि आपको वहां पे इस बातों को बताना था, आपकी ये ड्यूटी थी, आपको ये आपकी ये जिम्मेदारी थी कि अगर हम नहीं बताएंगे, हमारी ये ड्यूटी थी, अगर हम नहीं बताएंगे तो वो व्यक्ति फ्रॉड का शिकार हो सकता है। उसके बाद भी हम चुप्पी साधे रखते हैं, हम चुप रहते हैं, तो ये क्या है? ये फ्रॉड माना जाएगा। ये एक्सेप्शन है एक्सप्लेनेशन का, ठीक है? तो अभी तक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 6 चीजें जानी है फ्रॉड में, जिसको मेमोराइज करना जरूरी है। पहला, फॉल्स स्टेटमेंट देना, एक्टिव कंसीलमेंट करना, अ प्रॉमिस विदाउट इंटेंट टू परफॉर्म इट, इंटेंशन नहीं है फिर भी हम प्रॉमिस कर देते हैं कि हाँ हम परफॉर्म करेंगे, फिर बाद में परफॉर्म नहीं करते हैं, जानबूझ करके किसी को धोखा देना, या कोई एक्ट या ओमिशन इस तरीके से करना कि वो एक्ट या ओमिशन करना कि जिसे
लॉ ने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा है कि अगर कोई इस तरह का एक्ट या ओमिशन करता है तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, ये 5 चीजें थी। छठवीं चीज ये थी, इसकी जो एक्सप्लेनेशन बात करता है कि यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति चुप्पी साधे रखता है और अगर उसकी ड्यूटी थी इस बात को बोलने की कि अगर उसकी ड्यूटी थी इस बात को बोलने की, अगर वो नहीं बोलता है तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसका विलिंगनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेगा तो उसके साथ फ्रॉड हो सकता है, उसके बाद भी वो चुप रहता है तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। तो ये 2 तरह की बातें कर रहा है इलस्ट्रेशंस। ठीक है, अब इसको हम लोग बहुत डिटेलिंग में इलस्ट्रेशंस को समझेंगे और प्लस इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे इसके केस लॉस फ्रॉड के, जिससे हम लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि फ्रॉड क्या कह रहा है और कब होता है। ठीक है, तो इसका इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है, ये कहता है ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स। ए ने ऑक्शन से नीलामी या बोली लगा करके, बोली लगाता है किसी ऑक्शन में एक घोड़े का, बी उस हॉर्स को खरीद लेता है। ठीक है, ए जानता है इस बात को कि जो हॉर्स है वो अनसाउंड का है। ठीक है, ए जानता था कि जो घोड़ा है वो पागल है, उसका दिमाग सही नहीं है। ठीक है, ए जानते हुए भी बी को ऑक्शन में उस हॉर्स को दे देता है। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस। ए कुछ भी नहीं बताता है कि हॉर्स पागल है या क्या है। ठीक है, ये फ्रॉड नहीं होगा, ए ने फ्रॉड नहीं किया। क्यों? ए ने फ्रॉड क्यों नहीं किया? क्योंकि ए उस ड्यूटी में नहीं था। ए की वहां पे ड्यूटी नहीं थी कि इस बात को बताना कि वो हॉर्स जो है वो अनसाउंड है। ए की यहाँ ड्यूटी नहीं थी कि वो हॉर्स जो है वो अनसाउंड है, इसलिए ए ने फ्रॉड कमिट नहीं किया। अगर ए इस पोजीशन पर होता कि वो नहीं बताता, अगर ए नहीं बताता तो इस ड्यूटी में हो, अगर उसकी ड्यूटी होती बताना और वो नहीं बताता तो माना जाता कि उसने फ्रॉड किया है। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं इसका, यहाँ पे हम ए और बी जो है ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ए जो है वो बी के साथ फ्रॉड करता है। ठीक है, ए बी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ए बी के साथ फ्रॉड करता है। इस सारे फ्रॉड को सी देख रहा होता है, लेकिन सी कुछ नहीं बोलता। सी जानता है कि ए फ्रॉड कर रहा है जब बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था, लेकिन सी कुछ नहीं बोलता। अब बी को जब पता चला कि सी जान रहा था, उसके बाद भी सी ने बी को कुछ नहीं बताया, तो ये जो बी है इसके ऊपर ये एलिगेशन लगाता है कि इसने भी मेरे साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि ये सत्य जानते हुए भी चुप था, कंसीलमेंट किया है। तो यहाँ पे सी ने फ्रॉड कमिट नहीं किया है, बिकॉज वो यहाँ पे इस ड्यूटी में नहीं था, इसकी कोई ड्यूटी नहीं थी कि ये बताए बी को कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या आप गलत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। जैसे अगर 2 कंपनी के मालिक जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, जैसे ये ए और बी है, ये किसी 2 कंपनी के मालिक है, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। सी जो है यहाँ का वर्कर हो या गार्ड हो या कुछ भी हो, और ये सब सारी चीजें देख रहा हो, तो क्या यहाँ पे सी की कोई ड्यूटी है इसको बताना बी को कि आप गलत चीज में एंटर कर रहे हैं? नहीं है। जब सी की यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है तो सी लायबल नहीं होगा फॉर फ्रॉड। सी ने फ्रॉड कमिट नहीं किया है। अगर सी इस ड्यूटी में होता कि उसे उस चीज का डिटेल बताना होता अबाउट द हॉर्स या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो एंटर कर रहे हो, तो यहाँ सी लायबल हो सकता था। यहाँ पे सी लायबल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसका ड्यूटी नहीं था। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है ये जो बी कह रहा है। बी कहता है बी इज एज डॉटर। ए की लड़की है बी एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज। हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड। इन दोनों का जो रिलेशन है वो इस तरह का है, वो इस तरह का है कि यहाँ पे ए की ड्यूटी बन जाती है कि वो बी को बताए कि जो हॉर्स है वो अनसाउंड है, क्योंकि इनका ऐसा रिलेशन है। यहाँ पे जो सी था वो बी के साथ इस रिलेशन में नहीं था कि इसकी ड्यूटी हो ये बताए कि इसके साथ फ्रॉड हो रहा है। अगर सी भी इसके साथ ऐसी कोई रिलेशन में होता तो यहाँ पे सी की भी ड्यूटी बन जाती। ठीक है, नेक्स्ट सी क्या कह रहा है, बी सेज टू ए इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम इट द हॉर्स इज साउंड।
A says nothing. Here A silence is equivalent to speech. ये देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या साइलेंस भी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था प्रॉमिस, प्रॉमिस में जो प्रॉमिसी होता है, प्रॉमिसर के बीच में हम लोगों ने देखा था साइलेंस को क्या माना गया था। साइलेंस का एग्जाम्पल यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट था उसमें। अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा है उस लेक्चर को, तो प्लीज एक बार जाके देखिएगा, जिसमें हमने बताया था कि वहां पे साइलेंस का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारी चीजें डिफरेंट है। यहाँ ये कहता है बी सेज टू ए, अगर बी ए से कहता है, बी ए से कहता है कि अगर तुम मना नहीं करोगे, अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं ये एज्यूम करूंगा ये जो घोड़ा है ये साउंड है, ये अच्छा है, ये मेरे लायक है, मैं इसको खरीद सकता हूं। बी ये बात कहता है और ए कुछ नहीं कहता, तो यहाँ पे जो ए का कुछ नहीं कहना है वो ये माना जाएगा कि हाँ उसने बोला है, उसकी रजामंदी थी इसमें, ए हाँ करना चाहता था। ठीक है, इसका और अच्छा एग्जाम्पल्स हम लोग नीचे देखेंगे, और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, केसेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है डी, ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी एक ट्रेडर है और वो एंटर करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, ए हैज प्राइवेट इंफॉर्मेशन of a change in prices which would affect B's willingness to proceed with a contract. A is not bound to inform B. देखिए ये क्या कह रहा है, इस केस में ए और बी जो रहते हैं वो व्यापारी रहते हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ए हैज प्राइवेट इंफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे वर्ड्स को ध्यान देना है। देखिए सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर अगर हम लोग वर्ड्स पे ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूजन आएगा। यहाँ क्या कह रहा है, ए के पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो प्राइवेटली आती है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कोई खुफिया जानकारी। ए और बी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ए के पास कोई खुफिया जानकारी आती है कि प्राइजेस में कोई चेंजेस है, वो जो चेंजेस है प्राइजेस में वो इफेक्ट कर सकता है बी के इच्छाओं को कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा या नहीं करेगा। बी की इच्छा को वो इफेक्ट करता है, इफेक्ट कर सकता है, जो जो भी प्राइजेस में चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस बात की जानकारी ए को कैसे आती है, प्राइवेटली आती है। तो देखिए अब जब कोई बात प्राइवेटली आई है, चुपके से आई है, खुफिया जानकारी आई है ए के पास, तो ए बाउंड नहीं है बी को बताने के लिए, और जो भी ए ने किया वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ ए बाउंड होता तो इसे कंसीलमेंट को माना जाता, ये फ्रॉड है। ठीक है, इस कंसीलमेंट को माना जाता कि ये फ्रॉड है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था इसमें एक्टिव कंसीलमेंट अगर कोई कर रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट को फ्रॉड माना जाता है। तो यहाँ पे एक्टिव कंसीलमेंट नहीं किया गया है ए के द्वारा। ठीक है, ए के द्वारा कोई भी एक्टिव कंसीलमेंट नहीं किया गया है। ए के पास जो भी जानकारी आई है वो प्राइवेटली आई है, खुफिया तरीके से आई है, चुपके से आई है, तो ए नहीं बाउंड है बी को बताने के लिए, है ना, तो इसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अब हम लोग जानेंगे इसको केस लॉ से, लेकिन उसके पहले की एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि फ्रॉड को कब माना जाएगा कि वो कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ये एक विमेन है, एक विमेन है, इसको हम मान लेते हैं डब्लू। ठीक है, ये डब्लू है। अब ये कोई व्यक्ति है जो कि फ्रॉड कमिट करने वाला है, ये जो व्यक्ति है इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, अब जनरली आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जनरली सबके साथ ही आज के समय में ऐसा हो ही चुका है कि फ्रॉड कॉल्स आते हैं आपके पास। ठीक है, अब जब फ्रॉड कॉल्स आते हैं ये हमसे ओटीपी पूछते हैं, पासवर्ड्स पूछते हैं। अगर पासवर्ड भी नहीं पूछ रहा है, मान लीजिए ऐसा कह देते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा अगर आप नहीं इन्फॉर्म करेंगे, नहीं आएंगे, पैसा नहीं देंगे, ऐसा करके कुछ भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं। ए ऐसा ही एक कॉलर रहता है, फ्रॉड कॉलर रहता है। ए ने ये डब्लू को कॉल किया, इस वीमेन को कॉल किया और ये कहता है ए कि आप अपना पासवर्ड हमें बताइए, बैंक की ओटीपी गई होगी वो हमें बताइए, नहीं तो ये आपका लॉस हो जाएगा, आप इतने लॉस में चले जाएंगी, ऐसा कुछ कहता है। अब ये जो वीमेन है, ये जो डब्लू है, ये इस बात को सुन के घबरा जाती है, ये तुरंत पासवर्ड दे देती है, ये तुरंत ओटीपी दे देती है। ठीक है, अब जिस पल इसने ओटीपी दिया, इस डब्लू ने ओटीपी दिया ए को, और ए ने जब उससे पैसे निकाल लिए, उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं,
तो माना जाएगा कि यहाँ पे फ्रॉड कमिट हुआ है। देखिए हमने क्या बोला, जब इसने पासवर्ड दिया और उसने पैसे निकाल लिए तो माना जाएगा कि फ्रॉड कमिट हुआ है। बट ए ने कॉल किया डब्लू को और ये बोला कि आप हमें ओटीपी या पासवर्ड बताइए या आपके बैंक में ये इशू है। डब्लू कहती है, डब्लू बहुत अवेयर रहती है, वो कहती है कि ठीक है मैं कल ही बैंक आती हूँ या मैं अभी बैंक आती हूँ, मैं आके सारी चेकिंग कर लेती हूँ, ठीक है उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। अब ये जो डब्लू का अवेयरनेस है, अब ये डब्लू जाती है बैंक और देखती है, ये तो बात की बात है। अब जब डब्लू ने इसे कोई पासवर्ड या ओटीपी नहीं बताया ए को, तो माना जाएगा कि यहाँ फ्रॉड नहीं हुआ है। जब तक फ्रॉड टोटली कंप्लीट नहीं हो जाए, कंप्लीट होना जरूरी है किसी भी फ्रॉड का, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तभी माना जाएगा कि फ्रॉड कमिट हुआ है, अदरवाइज उसे फ्रॉड कमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए तभी माना जाएगा कि फ्रॉड हुआ है, अदरवाइज फ्रॉड नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर आप, जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल हमने आपको बताया कि ये वुमेन नहीं बताती है, ये अवेयर रहती है, तो उसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। कंप्लीशन ऑफ एक्ट जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं asserting facts without belief in their truth। ठीक है, एजर्सन करना फैक्ट का विदाउट बिलीफ इन देयर ट्रूथ। इस केस को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डेरी वर्सेस पिग का केस, जिसमें हॉर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बस रहती है जिसको एक कंपनी ने बोला कि ये जो बस है अब हॉर्स से नहीं चलेगी, ये घोड़ों से नहीं चलेगी, ये बस अब ये स्टीम से चलेगी। आपने देखा होगा मिस रिप्रेजेंटेशन के लेक्चर में इसको। तो यही सेम केस इसमें भी हम लोग देखेंगे क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन का केस था, तो ये फ्रॉड में भी हम लोग पढ़ेंगे इस केस को। इसमें यही होता है कि एक कंपनी है जो कि ये बिलीव करती है कि जो उसका गाड़ी है वो अब हॉर्स से नहीं चलेगा, वो अब स्टीम से चलेगा, लेकिन जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उसे अथोराइज नहीं करते हैं और वो कंपनी जो है वो डूब जाती है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि इसने फाल्सली रिप्रेजेंट किया था, इसने फ्रॉड किया है हमारे साथ। तो इस केस में ये होता है, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट, देखिए ये बहुत जरूरी है यहाँ पे जानना कि जो कोर्ट ने कहा कि दैट द फ्रॉड इज प्रूवन, फ्रॉड तभी माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉड तभी माना जाएगा व्हेन इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड नोइंगली, जब तक जानबूझकर वहां पे नॉलेज और इंटेंशन का प्रेजेंस हो तभी फ्रॉड माना जाएगा। अगर नॉलेज या इंटेंशन वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। विदाउट बिलीफ इन दिस इट्स ट्रूथ और रेकलेसली या केयरलेस अबाउट इट्स ट्रूथफुलनेस, देयरफॉर इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन इज कोर ऑफ द फ्रॉड। ठीक है, जो भी इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन को ही माना जाएगा कि वो फ्रॉड है। जहां पे इंटेंशन होगा वही फ्रॉड होगा, जहां पे लैक ऑफ इंटेंशन होगा उसे मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। ठीक है, तो इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन इज द कोर ऑफ द फ्रॉड, यही मूल है फ्रॉड का। अगर इंटेंशन नहीं है देन नो फ्रॉड। एंड ये जो बातें हैं ये किस में बताई गई हैं, सेक्शन 17 का सब क्लॉज 1, 2 एंड 3, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है इंटेंशन का प्रेजेंस जरूरी है। अब ये रेकलेस स्टेटमेंट क्या होता है, ये क्यों बताया गया भाई ये रेकलेस स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे। तो ये रेकलेस स्टेटमेंट मीन्स it is sufficient to prove the absence of actual and honest belief whether the representation was made recklessly or deliberately. The indifference or recklessness of the person making the representation towards its truth or falsity indicates a lack of belief, है ना। लेकलेसनेस होता है कि किसी भी तरह की लापरवाही, रेकलेस मीन्स किसी भी तरह की लापरवाही से यहाँ पे बात कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो लापरवाह है, ठीक है, तो अगर वो किसी भी तरह का स्टेटमेंट दे रहा है
जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, स्टेटमेंट मेड विदाउट बिलीव इन देयर ट्रूथ वुड encompass recklessly made statements, misrepresentations regarding title made by vendors। ठीक है, अगर ये कोई वेंडर है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये कोई वेंडर है, ठीक है, ये कोई वेंडर है, ये कोई स्टेटमेंट देता है, कैसे, रेकलेसली कोई स्टेटमेंट देता है, या इसी को रेकलेस को ही कहेंगे, ग्रॉस नेग्लिजेंस, लापरवाही में काफी ज्यादा लापरवाह है, ये कोई भी स्टेटमेंट देता है, कांट एस्केप द चार्ज ऑफ फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, इससे ये नहीं बच सकता कि मैंने लापरवाही में मैंने ध्यान नहीं दिया ये कह करके आप बच जाए कि आपने फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। ठीक है, ये रेकलेस स्टेटमेंट कोई भी बचाव नहीं होता है इस बात से कि आपने फ्रॉड नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि ये वेंडर है, ये इतने सारे सामान जो है वो सेल कर रहा है, ठीक है, ये सामान लगाया हुआ है और ये कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, ये फॉरेन इंपोर्टेड है, ये फॉरेन इंपोर्टेड है, ये कहता है, या ये कहता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल खराब नहीं है, ये तो बहुत टेस्टी लगेगा, ये तो बहुत मीठा है, आप लेके जाइए। बाद में पता चलता है ये तो बिल्कुल सड़ा हुआ था सामान, खराब था, इसमें बदबू आ रही थी, इस तरह का सामान निकला। अब ये कहता है मुझे तो पता ही नहीं था मेरा सामान ऐसा निकल जाएगा। तो इस बात से आप ये कहने से आप ये नहीं बच जाएंगे, आप इस चार्जेस से नहीं बच जाएंगे कि ये फ्रॉड नहीं था, इसको फ्रॉड ही माना जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति रेकलेस स्टेटमेंट करता है। कोई भी व्यक्ति रेकलेस स्टेटमेंट करता है तो उसे भी माना जाएगा कि उसने भी फ्रॉड कमिट किया है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस बात का, ये जनरली बहुत होता है, ये कंपनी नहीं करती है, कंपनी के साथ किया जाने वाला फ्रॉड है एक, है ना। तो इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव अ फायर, आई मीन इफ वी हैव अ फायर मीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये व्यक्ति जो है ये गया एक इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में जाके ये कहता है कि भाई मेरा एक घर है, क्या होगा अगर उसमें आग लग जाएगी तो, ठीक है, इस घर में अगर आग लग जाएगी तो क्या होगा। तो ऐसा बहुत सारा फ्रॉड होता है कि खुद से अगर लोग अपने घर में आग लगा देते हैं, उससे घर के अंदर से कीमती चीजें निकाल करके घर जो है वो बिल्कुल खराब सा बनाते हैं, खराब क्वालिटी का बनाते हैं, उसमें आग लगा देते हैं और फिर इंश्योरेंस कंपनी से जा करके इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, फ्रॉड का एग्जाम्पल है। इंटेंशन का प्रेजेंस होता है, ये जो आग लगाना है अगर गलती से लग गया तो ये फ्रॉड नहीं है, लेकिन विथ इंटेंशन आप खुद के घर में आग लगा रहे हैं और ये कहते हैं कि ये गलती से लग गया, ये गलती से लग गया, ये कहते हैं ये गलती से लग गया, ये लापरवाही में लग गया, लापरवाही में, ये नेग्लिजेंस का एग्जांपल है ना, नेग्लिजेंस का एग्जांपल है, ग्रॉस नेग्लिजेंस में ये आग लग गया तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या मानेगी, ये फ्रॉड माना जाएगा, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति मान लेते हैं, हम यहाँ पे घर का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके बताते हैं, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा था। अब इन्होंने जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया था उसमें किसी भी तरीके से इनको पहले से बीमारी थी, इनको पता नहीं था, इन्हें पता नहीं था, ये ऐसे ही रिपोर्ट बनवा देते हैं, बिल्कुल किसी भी फर्जी डॉक्टर से जाकर के रिपोर्ट बनवा करके इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं और ये कह देते हैं कि देखिए मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, अगर मैं किसी में मर जाता हूँ या मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, मुझे कुछ हो जाता है तो आप मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ ये बाद में इनको कोई बीमारी, एक हफ्ते के भीतर ही कोई बीमारी निकल आती है, तो और ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बीमारी थी मुझे पहले से, मैंने रिपोर्ट भी बनवाया पर निकला नहीं, या डॉक्टर ही अगर कह देता है कि गलती हो गया बनाने में, तो इसे क्या माना जाएगा, ये फ्रॉड माना जाएगा, लापरवाही को भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड ही माना जाएगा इन केसेस में, जहां पे जहां पे ये हो सकता था, इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही अगर कोई करता है, इसे लापरवाही नहीं, इसे फ्रॉड माना जाएगा। आप लापरवाही को ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं मुझसे गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एम्बिगियस स्टेटमेंट। एम्बिगियस स्टेटमेंट मतलब कि दो तरह से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये कहता है व्हेन द पर्सन मेकिंग अ स्टेटमेंट प्रेजेंट इट ambiguously, the recipient must demonstrate that they understood it in a false sense. The person making the statement would be guilty of fraud under Indian Contract Act if they intended the statement to be understood in the false sense, regardless
of whether they honestly believe it to be true। ठीक है, ये क्या कहता है, इसका एग्जाम्पल से समझेंगे एम्बिग्यूस स्टेटमेंट को, कि अगर यहाँ पे कोई हम सामान सेल करते हैं, ठीक है, मैं ये सामान सेल करती हूँ और ये कहती हूँ कि इस सामान को आप खरीदिए, ये सामान बहुत लंबा चलेगा, हम ऐसा कह देते हैं कि ये सामान बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। ये जो मेरा बहुत लंबा चलेगा स्टेटमेंट है, बहुत लंबा चलेगा ये सामान, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहा है कि ये बहुत लंबा मतलब कितना लंबा, ये मैंने क्लियर नहीं किया, मैंने ये बोला कि ये बहुत लंबा चलेगा। अब कोई पर्सन जो है इसको परचेस कर लेता है, लेके जाता है, फिर ये 1 हफ्ते के भीतर ही खराब हो जाता है, ये सामान जो है ये 1 हफ्ते के भीतर ही खराब हो जाता है। अब वो कहता है कि आपने तो कहा था बहुत लंबा चलेगा, तो ये तो बहुत जल्दी खराब हो गया, 1 हफ्ते के भीतर खराब हो गया, तो हम ये कहते हैं 1 हफ्ता चलना भी तो लंबा ही था। तो इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट देता है जहां पे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो, दो तरफा स्टेटमेंट हो, उसे क्या माना जाएगा, उसे भी फ्रॉड ही माना जाएगा। मीन्स द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वुड बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, उसे फ्रॉड माना जाएगा जहां पे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही हो, जहां पे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही हो, ठीक है। इफ दे इंटेंडेड टू स्टेटमेंट टू बी intended the statement to be understood in a false sense regardless of whether they honestly believe it to true, ठीक है। भले ही मेरा इंटेंशन नहीं था, भले ही मेरा यहाँ पे क्या था, इंटेंशन नहीं था, फिर भी मेरे इस तरह के स्टेटमेंट को क्या माना जाएगा, फ्रॉड ही माना जाएगा। इसका एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे कि हमने यह सामान, यही जो सामान है हमने परचेज किया, इसने जो शॉपकीपर है उसने ये बोला कि आप इस सामान को जल्द से जल्दी ला करके, अगर ये खराब होता है वापस कर देते हैं, क्या बोलता है, जल्दी से जल्दी ला करके अगर आप इस सामान को वापस कर देते हैं तो ये माना जाएगा, अगर वापस कर देते हैं तो मैं इसे ले लूंगा, ठीक है। वो ये कहता है अगर आप इस सामान को जल्दी से जल्दी ला करके वापस कर देते हैं तो मैं इसको ले लूंगा, सामान को मैं इसका पैसा जो है वो रिफंड कर दूंगा आपको, ठीक है। ये एक तरह का बात बोलता है शॉपकीपर। पर्सन ने ला करके इस सामान को जैसे ही खराब हुआ वो ला के दे दिया, लेकिन ये सामान खराब हुआ था 1 साल के बाद, 1 साल के बाद ये सामान खराब हुआ था, उसका स्टेटमेंट क्या था, जल्दी से जल्दी ला करके। तो ये जल्दी से जल्दी जो स्टेटमेंट है दैट इज एन एम्बिग्युअस स्टेटमेंट, वो एक तरह से एम्बिग्युअस स्टेटमेंट माना जाएगा, बिकॉज ये जल्दी से जल्दी ये क्लियर नहीं करता है कि ये जल्दी से जल्दी कितना टाइम पीरियड है, 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, या 1 हफ्ते भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है ये जो सामान है उसका 1 साल के बाद खराब हुआ हो और ये वापस लेने से मना कर दे अब शॉपकीपर कि नहीं नहीं मैंने तो बोला था जल्दी से जल्दी वाला बात, ये क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में एम्बिग्यूटी दिख रही है, इस स्टेटमेंट में एम्बिग्यूटी दिख रही है, इसे भी फ्रॉड ही माना जाएगा। तो दोस्तों आपको इस लेक्चर में अगर कोई भी कंफ्यूजन है, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग मी।